हेलो लर्नर्स, मैं सरीना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और देखिए, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस की और उसमें हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था और लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, जो हमने टॉपिक जो पढ़ा था दैट इज सब्लिमेशन। क्या पढ़ा था हमने? सब्लिमेशन पढ़ा था। देखो, और मैंने कहा था हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापार्तन बोलते हैं। यहाँ तक हमने चीजें कवर कर ली थी। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो इससे पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देख ले, ठीक है? तभी आपको बातें समझ में आएगी। आज आपको क्या पढ़ना है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ना है। अब देखिएगा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ाने से पहले मैं आपको बात बता देती हूँ कि मुझे यहाँ पर आपको क्या पढ़ाना है। चलो कोई बात नहीं, हम स्लाइड लेते हैं और देखते हैं। देखिएगा, अब ये क्या बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। हम जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसकी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। मैटर की स्टेट के बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। अब अगर आपको मैटर की स्टेट को एग्जिस्ट करवाना है तो वहां पर क्या रहता है? प्रेशर और टेम्परेचर का रोल रहता है। किसका रोल रहता है? प्रेशर और टेम्परेचर का। अगर मान लो आपके पास गैस है और गैस पर आपने आई प्रेशर कर दिया तो उसके पार्टिकल पास आएंगे और वो किस में बन जाएगी? लिक्विड में। अगर आपने थोड़ा और आई प्रेशर कर दिया तो वो क्या बन जाएगी? आपके पास गैस लिक्विफाई हो जाएगी। तो गैसियस फॉर्म, अगर मैं बात करूं मैटर की गैसियस स्टेट, ठीक है, और अगर हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे पदार्थ की गैसीय अवस्था कब एग्जिस्ट करेगी, तो हम बोलेंगे जब हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर होगा। HTLP मतलब उच्च तापमान होगा और निम्न दाब होगा। ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने? हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो। और आप कहेंगे उच्च तापमान हो तथा निम्न दाब हो, और जब दाब क्या हो? कम हो, तो हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि कोई भी जो मैटर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये बात सही भी है क्योंकि गैस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं और पार्टिकल दूर दूर कब होंगे? जब वहां पर टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा। और वो पास में, और वो जब प्रेशर भी क्या रहेगा? कम, तो पार्टिकल रहेंगे दूर दूर। तो ये जो है, जब हम जैसे जैसे प्रेशर कम या ज्यादा करते हैं, टेम्परेचर कम या ज्यादा करते हैं, तो मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अगर मैं आपको स्लाइड पर लिए चलूं, ठीक है, कि हम क्या देख रहे थे, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पर आइए। क्या कह रहा है ये? तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर आपको क्या कह रहा है? देखो, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस in the various state of matter is due to the difference in the distance between the कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कह रहा है कि हम ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो पदार्थ है उसकी जो अवस्था है, ठीक है, मैटर की जो स्टेट है वो क्यों बनी है? क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उनके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस का सारा रोल रहता है। सॉलिड के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है, लिक्विड वाले में डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है, गैस वाले में बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल। अब देखिएगा, व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर। कहता है क्या हो अगर हम उस पर प्रेशर देना स्टार्ट कर दें, ठीक है, एंड कंप्रेस ए गैस, और एक गैस को हम कंप्रेस कर दें। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बोला हमारे जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उसके अंदर अंडर हाई प्रेशर गैस भरी हुई होती है। तो कह रहा है अगर क्या हो अगर हम गैस पर प्रेशर ज्यादा दे दें, तो बात ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपके पास एक गैस है और उस पर आपने हाई प्रेशर लगा दिया, तो जब आप गैस पे प्रेशर ज्यादा देंगे तो गैस क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। गैस तरल अवस्था में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं कैसे। देखिएगा, आपके पास लिए चलते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये आपके पास क्या है? ये आपके सामने एक्सपेरिमेंट है। चलो रुक जाओ भाई, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें यहां पर कि विल द पार्टिकल कम क्लोजर, कह रहा है जब हमने गैस पर प्रेशर अप्लाई किया तो क्या पार्टिकल पास आएंगे? यस, बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। कह रहा है क्या आप ये सोचती हो कि दाब कम या ज्यादा करने से जो मैटर है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है? यस, बिल्कुल चेंज होती है, डेफिनेटली। तो दोनों बातों का आंसर तो हो गया यस। अब देखिएगा, ये पिस्टन थी, ये सिलेंडर था और इसमें पार्टिकल दूर दूर थे। हमने प्रेशर लगाया तो पार्टिकल पास आ गए, हमने और ज्यादा प्रेशर लगाया तो देखो पार्टिकल और पास आ गए। इन पार्टिकल्स को देखो आप, मतलब प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल पास पास आ गए, पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर क्लोज टुगेदर, तो प्रेशर लगाने से पार्टिकल जो है मैटर के वो क्या आ जाते हैं? एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अब देखिएगा, इसका बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो ये है, इसको यहां से समझिएगा, ठीक है। वो क्या है? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। कह रहा है प्रेशर बढ़ा करके और टेम्परेचर को घटा करके हम गैस को क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई कर सकते हैं। मतलब अगर प्रेशर हाई हो और लो टेम्परेचर हो, तापमान कम हो, तो हम गैस को क्या कर सकते हैं? लिक्विड बना सकते हैं। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है
आपके पास कि लिक्विड गैस को लिक्विड स्टेट में कैसे लगाया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, उच्च दाब तथा निम्न ताप पर कोई भी जो गैसीय अवस्था है उसको तरल अवस्था में बदला जा सकता है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैव यू हर्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, पेपर में सीधा सीधा आता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है ड्राई आइस। क्या कहा जाता है, ड्राई आइस। तो ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और आप हिंदी वाले कहेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। सीधा पूछ लेगा शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है, तो सॉलिड CO2 होता है। अब देखिएगा, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, जब हम इसको हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं, जब सॉलिड CO2 को आप हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं, जब प्रेशर आपने बहुत ज्यादा लगाया तो ये गैसियस से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट, तो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में चला जाता है, गैस में। और मैंने आपको बताया था अगर कोई भी चीज सॉलिड से गैस में चली जाती है लिक्विड में बने बिना, तो उसे हम बोलते हैं सबलाइम। तो सॉलिड CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या शो करता है, सब्लिमेशन शो करता है, इसीलिए इसको अंडर हाई प्रेशर स्टोर किया जाता है। ये आपके पास बात थी। तो कह रहा हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर हो गया, दाब हो गया, ठीक है, या फिर हम ये कह दें कि जो टेम्परेचर हो गया, ताप हो गया, इन दोनों से हम क्या है, स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन कर सकते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे ये पूछ ले कि क्या हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, क्या हम मैटर की स्टेट को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यस, बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दाब तथा तापमान में परिवर्तन ला करके हम इनके अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजेज कर सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके पास डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। ये क्या बात है, देखिएगा क्या बात है, ये देखो, सॉलिड से जब कोई भी चीज लिक्विड में जाती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन, और हिंदी वाले इसको बोलेंगे भाई सैंगलन। क्या बोलोगे, सैंगलन। जब भी कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, सैंगलन। जैसे आपको पता होगा आइसक्रीम ली या बर्फ ली, ठीक है, बाहर रखने के बाद वो पिघल गई और पानी बन गई, तो उसको फ्यूजन कहा जाएगा, या फिर आप इसका दूसरा नाम कह सकते हैं मेल्टिंग। क्या कह सकते हैं आप इसका दूसरा नाम, मेल्टिंग, तो उसको मेल्टिंग बोलेंगे। समझ में आई बात। अगर कोई चीज लिक्विड से किस में आ जाए, सॉलिड में, ये पॉइंट नंबर 2 है। अगर तरल पदार्थ द्रव पदार्थ ठोस में बदल जाए तो उसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, अगर हम आपसे बात कर लें तीसरे पॉइंट के अंदर, तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी चीज लिक्विड से गैस बन जाए तो उसे बोलेंगे वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। और हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे वाष्पीकरण। क्या बोलोगे भाई, वाष्पीकरण। तो वेपोराइजेशन क्या होती है, व्हेन एनी सब्सटेंस कन्वर्ट लिक्विड फॉर्म इनटू, ठीक है, विच गैसियस फॉर्म। जैसे पानी है, वाटर क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। और फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या है, तो फोर्थ पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, फोर्थ पॉइंट आपके पास है कंडेंसेशन। क्या पॉइंट है आपके पास, कंडेंसेशन। दिख नहीं रहा, ये ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आपके पास कंडेंसेशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। मतलब जब गैस किस में बन जाए, लिक्विड में, गैस किस में कन्वर्ट हो जाए, जब तरल अवस्था में कन्वर्ट हो। तो आप ये समझिएगा, जैसे वाटर वेपर है, कंडेंस होकर के क्या होती है, बारिश आती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। अब देखो 5वीं स्टेज क्या है, सब्लिमेशन। जब सॉलिड डायरेक्ट किस में जाए, गैस में जाए, और अगर गैस आकर के किस पे आ जाए, सॉलिड पे आ जाए, तो उसको बोलते हैं 6th प्रोसेस है, दैट इज डिपोजिशन। क्या बोलते हैं उसको, डिपोजिशन। तो ये 6 प्रोसेस है जो आपको ध्यान रखनी है। पहली क्या है आपके पास, फ्यूजन, दूसरी है सॉलिडिफिकेशन, तीसरी है वेपोराइजेशन, चौथी है कंडेंसेशन, 5वीं है सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वापार्तन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापार्तन। और छठी कौन सी है, डिपोजिशन। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी है, डिपोजिशन। अब यहाँ पर एक चीज और दे रहा था, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ये आपको ध्यान रखना है। प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है, तो प्रेशर की SI यूनिट होती है पास्कल। क्या होती है भाई, पास्कल होती है। चलो ये तो इरेज हो गया, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा यहां पर आपको क्वेश्चन दे रखा है क्या, टेम्परेचर कन्वर्जन का, ठीक है, अच्छे से देखिएगा किसका क्वेश्चन दे रखा है, टेम्परेचर कन्वर्जन का। और ये मैं आपको एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी टेम्परेचर। देखो यहाँ पर मैं आपको 2 वीडियो अलग से देखने को मिलेगी, एक टेम्परेचर की और एक हीट की। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से देख लेना, एक तो तापमान पर आपको अलग से वीडियो मिलेगी और एक आपको उष्मा पर अलग से वीडियो मिलेगी, ठीक है, ताकि आप चीजों को और बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकें। तो अब अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में जो अपना लास्ट टॉपिक है, दैट इज इवेपोरेशन। क्या है आपके पास, इवेपोरेशन और वाष्पीकरण। तो अब देखिएगा ध्यान से, अपने को ये पढ़ना है इवेपोरेशन। यहां से स्टार्ट कर देते हैं, इवेपोरेशन अपने को पढ़ना है।
अब क्या होता है इवेपोरेशन, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं इसको? वाष्पन बोलते हैं। आपने देखा होगा हम कपड़े सुखाते हैं धूप में या हवा चल रही होती है बाहर, हम कपड़े सुखा के आए और कुछ समय के बाद कपड़े सूख जाते हैं, तो हम बोलते हैं क्या कि कपड़ों का जो पानी था वो वाष्प बन के उड़ गया, मतलब वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर। सिंपल सी बात है, यही होता है। तो क्या करें, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। कह रहे क्या हमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमेशा टेम्परेचर में और प्रेशर में चेंज लाना पड़ेगा? कैन यू क्योट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ। कह रहे हैं क्या आप एवरीडे लाइफ में देख सकते हो जिसमें लिक्विड किस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है, विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। एक चीज सुनिएगा, एक तो हम गैस पर पानी का कटोरा रखें और उसको उबालना स्टार्ट करें, तो गैस पर पानी तब उबलना स्टार्ट होगा जब उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा, मतलब जब अगर वाटर का क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल होने लगेगा। लेकिन जब अपने कपड़े बाहर सुखा दिए तो क्या कपड़े जो सूख रहे थे वहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी था, नहीं था, फिर भी वाटर क्या बन रहा था, वेपर बन रहा था। तो कई बार मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट को रीच किए बगैर भी, और उस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को ही हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो कह रहे हैं क्या पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग। हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कण जो है वो गति करते हैं, एंड आर नेवर एट रेस्ट, और वो कभी भी रेस्ट पर नहीं होते। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, पार्टिकल हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा था अगर कोई भी चीज मूव करती है तो मूविंग पार्टिकल के साथ, मूविंग सब्सटेंस के साथ हमेशा कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है। तो ये कह रहा है कि अगर सॉलिड, लिक्विड या गैस के पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उन मूविंग पार्टिकल के साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएट है, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल की, उतना जल्दी वो सरफेस से एस्केप होकर के क्या हो जाएंगे, वेपर बन के उड़ जाएंगे। और दिस फिनोमिना ऑफ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है किसी भी पदार्थ का, ठीक है, तरल से किस में जाना, वाष्प में जाना, किसी भी तापमान पर कवंथनाक बिंदु से नीचे, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, और जो बॉइलिंग होता है, जो वेपोराइजेशन होता है, वो किस पर टेक प्लेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होता है। तो जब हम पानी को उबालेंगे ना तो वो तभी उबलना स्टार्ट होगा, तब उसके वेपर बनने स्टार्ट होंगे, जो वो कितने टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि कपड़े जब सूखते हैं, जब इवेपोरेशन होता है तो वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थोड़ी होता है, उससे कम होता है। तो उस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, इवेपोरेशन नाम देते हैं। अब आता है कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। इसको मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूं कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिख देती हूं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, वाष्पन पर कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो वाष्पन को प्रभावित करते हैं, इवेपोरेशन। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास है टेम्परेचर, और आप हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे तापमान। क्या कहोगे भाई, तापमान। अब आप ही बताओ, आपने कपड़े सुखाए, एक तो उस दिन जिस दिन धूप नहीं थी और एक जिस दिन धूप थी, तो कपड़े किस दिन ज्यादा जल्दी सूखते हैं, जिस दिन धूप थी। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से, इवेपोरेशन को मैं ई लिख रही हूं, ईवी लिख रही हूं, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ता है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, विंड स्पीड, हवा की चाल, विंड स्पीड, हवा की चाल। आप बताओ, एक तो आपने कपड़े सुखा रखे, एक तो जिस दिन हवा चल रही है उस दिन कपड़े सूखे, एक जिस दिन हवा नहीं चल रही उस दिन कपड़े सूखे। तो आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, विंड स्पीड को मैं WS लिख रही हूं, ठीक है। जब इसको बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आई बात। तीसरा फैक्टर सुनो, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, और आप कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप अपने आप आंसर देंगे, इसको लिखेंगे S.A। देखो, एक तो आप कपड़े को ऐसे गांठ बांध करके और ऐसे सुखा दो, और एक आप पूरे कपड़े को अच्छे से खोल करके सुखाओ। तो कौन सा कपड़ा जल्दी सूखता है, जिसको आपने खोल करके सुखाया है। मतलब जिस कपड़े का एरिया ज्यादा होगा वो उतना जल्दी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। मतलब क्या, सरफेस एरिया, ठीक है, बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ता है। इवेपोरेशन क्या होता है, बढ़ता। और चौथा फैक्टर अपने पास जो आता है वो आती है ह्यूमिडिटी। क्या आती है आपके पास, ह्यूमिडिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। क्या बोलते हैं हिंदी में, ह्यूमिडिटी को हम हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। और जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, आपने सुना होगा जिस दिन नमी वाला दिन होता है उस दिन कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उस दिन इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। और आर्द्रता को मापने का यंत्र, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज हाइग्रोमीटर। कौन है भाई, हाइग्रोमीटर। ये भी ध्यान रखना, कौन है, हाइग्रोमीटर।
ह्यूमिडिटी को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट कौन है आपके पास? हाइग्रोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये थे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसके बाद आप मेरी बात सुनिएगा, जैसे आपने देखा होगा सर्दियों गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं और फिर जब हम पंखा चलाते हैं और हमें पसीने आ रखे होते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है। तो इवेपोरेशन के कारण क्या होता है? कूलिंग होती है। जहां भी इवेपोरेशन होगा, जहां भी वाष्पन होगा, वहां पर ठंड फील होगी, ठंड महसूस होगी। अब इसको हम यहां देखते हैं, यहां आ जाइएगा अपने स्लाइड पर, ठीक है। और यहां पर देखिएगा, ये तो फैक्टर्स थे जो मैंने समझा दिया, आप इसके अंदर देख लेना, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है ये बात कह रहा है, तो देखिएगा ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में कितने जल वाष्प की मात्रा है, उसी को ही हम आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। बाकी देखो, विंड स्पीड को बढ़ाया तो इवेपोरेशन बढ़ गया। ये सारी चीज मैं आपको बता चुकी ऑलरेडी। अब उसके बाद देखिएगा, अब ये आ जाओ, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है? अरे भाई, जहां भी इवेपोरेशन होगा वहां पर ठंड, जैसे मैंने आपको कहा हमें पसीने आ रखे थे, हमने कॉटन के कपड़े पहने हुए थे गर्मियों में, हमने आकर के पंखा चलाया, पंखे के चलाते ही हमें ना ठंडा ठंडा फील होता है, आप देखना ऐसा, ठीक है। तो कह रहा है इवेपोरेशन से कूलिंग तो होती है, ठीक है। तो इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है ये पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है, मान लो कोई बर्तन खुला था, तो वो आपने एक कटोरा लिया, मान लो एक बिकर लिया, इसमें आपने वाटर ले रखा था। क्या ले रखा था आपने? इसमें वाटर ले रखा था। धीरे धीरे ये वाटर क्या बनने लग गया? वेपर बनने लग गया। क्या बनने लग गया? ये वेपर बनने लग गया। तो द पार्टिकल ऑफ लिक्विड अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ये जो वाटर के पार्टिकल थे ना, इसने वातावरण से एनर्जी को क्या किया? अब्सॉर्ब किया। और अब्सॉर्ब करके, ठीक है, इसने क्या कर दिया? ये वापस कहां चला गया? इसने जो एनर्जी अब्सॉर्ब की, दिस अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। अब क्या था? बाहर तापमान ज्यादा था, बाहर तापमान क्या था? ज्यादा था, लेकिन इस वाटर ने उस एनर्जी को क्या कर दिया? उस तापमान को क्या कर दिया? उस एनर्जी को सोख लिया, तो सराउंडिंग क्या हो गया? कोल्ड हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, इवेपोरेशन से हमेशा कूलिंग होती है। क्यों? क्योंकि जिस लिक्विड का इवेपोरेशन हो रहा है वो सराउंडिंग की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है एंड सराउंडिंग फील्स बेटर, ठीक है। ये आपके पास बात हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम इसके अंदर बात करें, ये एग्जाम्पल दिया है, अब देखिएगा ध्यान से। व्हाट हैपन व्हेन यू पोर्स नेल पॉलिश रिमूवर। पहले तो सुनो, नेल पॉलिश रिमूवर में कौन होता है? एसीटोन होता है। और एसीटोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन, CH3COCH3। ये एसीटोन का सूत्र है। और जो CO ग्रुप होता है इसको बोलते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कौन सा बोलते हैं? कीटोन प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। ये ध्यान रखना। आपने देखा होगा कभी जब भी नेल पेंट उतारते हैं, ठीक है, तो जो नेल पेंट रिमूवर अगर हम उसको लगाते हैं तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो नेल पेंट रिमूवर था उसने यहाँ के सराउंडिंग की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया और इवेपोरेट हो गया। तो हमारे हाथ को क्या महसूस हुई? ठंडक महसूस हुई। समझ में आई बात? ये बात थी। उसके बाद क्या कह रहा है? हॉट सनी डे, मतलब बहुत गर्मी वाले दिन। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ। लोग जो है वो छत पर या फिर ग्राउंड में पानी छिड़कते हैं। क्यों? देखिएगा, छत पे या ग्राउंड में पानी छिड़क लिया, पानी ने क्या किया? सराउंडिंग की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया और इवेपोरेट होकर के उड़ने लगा। तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ? लो हुआ। और हमें क्या फील हुई? कूलिंग फील हुई। तो कुल मिलाकर के यही है बच्चों, जहां पर भी इवेपोरेशन होता है तो वो सराउंडिंग की एनर्जी को जो लिक्विड है वो अब्सॉर्ब कर लेता है और इसकी वजह से सराउंडिंग में कुछ देर के लिए एनर्जी कम होती है, तो हमें क्या फील होती है? कूलिंग फील होती है। समझ में आई बात? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कह रहा कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो? तो बिल्कुल दे सकते हैं। हम कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। कब? गर्मियों में। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉटन के कपड़े जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? एंड पसीने को, ठीक है, आसानी से क्या कर लेते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और पसीने को जितने आसानी से सोखेंगे तो हमारी बॉडी को उतनी क्या फील होगी? कूलिंग फील होगी और हमें अच्छा महसूस होगा। यही बात थी आपके पास, ठीक है। इसीलिए कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं। तो ये आपके पास बात थी कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वो क्या आ रही है? कॉटन। अब देखिएगा, यहां पर एक लाइन और आ रही है, कॉटन बीइंग ए गुड अब्सॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन जो है वो पानी को अच्छे से सोख लेता है, ठीक है, पसीने को सोख लेता है और उसको एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। और हमारे एनवायरनमेंट की एनर्जी जो कपड़ा था उसने सोख ली, तो हमें ठंडा फील होता है। अब देखिएगा, ये तो बात थी सारी इस चीज की। कॉटन जो होता है ना, ये क्या होता है? नेचुरल पॉलीमर होता है, यह प्राकृतिक बहुलक होता है। ये भी ध्यान रखना। क्या होता है? कॉटन नेचुरल पॉलीमर होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। ये बात थी ये इस चैप्टर की बात थी। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है, जिसमें से 3 स्टेट मेन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन इसकी 2 स्टेट और है, एक है प्लाज्मा और एक है BEC। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके सामने यहाँ इसमें दी गई है। तो बड़े ही ध्यान से पढ़ना कि ये कौन सी स्टेट है। चलो देख लेते हैं, ठीक है, ये कौन कौन सी स्टेट है,
ठीक है। तो प्लाज्मा एंड बीईसी, तो प्लाज्मा से स्टार्ट करते हैं। ये लो, ये आपके पास स्टेट आ गई प्लाज्मा। चलो देखिएगा, प्लाज्मा द स्टेट इज कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। पहला ही पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों, क्या कि जो प्लाज्मा होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड होते हैं, मतलब इसके पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना है। दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। प्लाज्मा क्या होती है? आयनीकृत गैस होती है। क्या होती है? आयनीकृत गैस होती है। ध्यान रखना, प्लाज्मा के कणों में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एक्साइटेशन बहुत ज्यादा होती है। प्लाज्मा जो है वो एक आयनीकृत गैस होता है, ठीक है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है या फिर जो नियोन साइन बल्ब है उसके अंदर प्लाज्मा भरा हुआ होता है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले कि प्लाज्मा कहाँ होता है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब और जो नियोन साइन बल्ब्स आते हैं उनके अंदर प्लाज्मा होता है। तीन बातें हो गई, सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं इसके, आयनाइज्ड गैस होती है, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब्स के अंदर भरी हुई होती है। नियोन बल्ब में नियोन गैस भी होती है और फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। ध्यान रखना भाई, प्लाज्मा भी होता है लेकिन साथ में नियोन साइंस के अंदर कौन सी गैस होती है? नियोन गैस भी होती है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। गुब्बारों में भी कौन सी गैस होती है? हीलियम। द गैस गेट आयनाइज्ड, ये गैस आयनाइज होती है। आयनाइज होने से ये चार्ज हो जाती है और चार्ज होने से इनमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होने की वजह से ये ग्लो करने लगती है। क्या करने लगती है? ये ग्लो करने लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा ग्लो विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। आपने कौन सी गैस भर रखी है उसके आधार पर प्लाज्मा अलग अलग तरह के रंग देता है। आपने देखा होगा आजकल ऐसे हम कहीं भी मार्केट में चले जाएं अगर नाइट के टाइम पर, तो वहां पर लिखा होता है ये ज्वेलरी स्टोर, ये कपड़े वाला स्टोर, और उसमें कलर्ड लाइट चल रही होती है, किसी में ब्लू, किसी में रेड, किसी में ग्रीन। वो प्लाज्मा की वजह से ही चल रही होती है। और प्लाज्मा कहां पाया जाता है? तो सन और स्टार, सूर्य तथा तारे चमकते हैं, वो भी किसके कारण चमकते हैं? क्योंकि उनमें भी कौन होता है? प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। और प्लाज्मा तारों में ही बनता है क्योंकि तारों का तापमान उच्च होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। क्या? प्लाज्मा सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं, ये आयनाइज्ड गैस होता है। प्लाज्मा अलग अलग कलर देता है कि कौन सी गैस है उसके आधार पर। प्लाज्मा सन और स्टार्स के अंदर भी पाया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर आपके पास हीलियम गैस भरी होती है और नियोन बल्ब्स के अंदर नियोन गैस भरी हुई होती है। तो ये थी पदार्थ की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। समझ में आई बात? उसके बाद देखिएगा, अब अगर आप बात करें कि मैटर की फिफ्थ स्टेट कौन सी है, तो वो है बीईसी। ध्यान रखना बच्चों, इसको बोला जाता है बीईसी, फुल फॉर्म पूछ लेता है डायरेक्ट, और इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सत्येंद्रनाथ बोस ये भारतीय थे, ठीक है, और ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने मिल करके ये स्टेट बनाई, इसलिए इसको क्या बोल दिया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोल दिया। समझ में आई बात? इन 1920 कह रहा है 1920 के अंदर भारत के जो फिजिक्स थे, भौतिक वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस जी, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए, फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और इन्होंने इस कैलकुलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर के एक नई स्टेट बनाई जिसको बोलते हैं बीईसी। क्या बोलते हैं? जिसको बीईसी। और इस स्टेट के लिए 2001 के अंदर, देखो 1920 में प्रयास करने लगे थे और 2001 में एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैट्रेल एंड कार्ल ई वीमन, ठीक है। तो आपको याद रखना है सी को कैट्रेल का के और इसका डब्ल्यू, वीएमएन। तो सी के डब्ल्यू इनको नोबेल प्राइज मिला। किसके आधार, किसको बनाने के लिए, किसको अचीव करने के लिए? बीईसी को अचीव करने के लिए। पेपर में सीधा पूछा जा सकता है बीईसी की फुल फॉर्म क्या है, नोबेल प्राइज कितने साइंटिस्ट को मिला था? 3 को मिला था। वो क्या क्या नाम थे? तो सी के डब्ल्यू से याद रख लेना। फिर पूछेगा ये क्या होती है, तो बीईसी कैसे बनती है? बाय कूलिंग ए गैस, गैस को ठंडा करके। प्लाज्मा कब बनती है? गैस को आयनाइज करके, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और ये आपके पास कब बनती है? बीईसी गैस को ठंडा करके बनती है एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। बहुत ही कम डेंसिटी पर गैस को बिल्कुल ठंडा करके, जो एयर है मान लो उसका 1/1000 पार्ट के ऊपर बनती है। ये बहुत ही कम तापमान होता है, सुपर लो टेम्परेचर होता है। समझ में क्या होता है? सुपर लो टेम्परेचर। अब ये क्या कर रहा है, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो कैंप फॉर किड्स, ठीक है, इस पर जाकर के आप देख सकते हैं।
तो ये आपको यहाँ पर मेन बातें यही ध्यान रखनी है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या नॉर्मल एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके अंदर प्लाज्मा और बीईसी से क्वेश्चन बनता है। आजकल क्वेश्चंस को पूछने का लेवल चेंज हो गया, असर्शन रीजन में पूछ लेता है। जब आपने फिर चीजों को ध्यान से पढ़ा हो तो समझ में आ जाता है। तो ये हमने क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। एक बार फिर से कह रही हूँ, एनसीईआरटी पास में लेके बैठे, एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन को अच्छे से समझें और इसको करने का प्रयास करें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।